अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक इज़ द मेंडल लॉ। जिस तरह से आपको पता है कि मेंडल लॉ में हमने एक लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसमें मेंडल ने 2 ट्रेड्स एट अ टाइम लिए थे, 2 करेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के। ठीक है, और फिर उसका क्रॉस किया था और चेकर बोर्ड के रिजल्ट जो हैं वो सामने आए थे। ठीक है, when a dihybrid cross or polyhybrid forms gametes, each gamete receive one allele from each allelic pair। वही बात, डेफिनेशन सेम है। ठीक है, जिस वक्त वही बात कि ऑफ स्प्रिंग जो है फादर या मदर दोनों के जीन्स में हमेशा 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जिस वक्त ऑफ स्प्रिंग रिसीव करता है करेक्टर्स तो एक एलील वो फादर से रिसीव करता है, एक एलील वो मदर से रिसीव करता है। तो इस तरह से उसका जीन भी पूरा हो जाता है। ठीक है, एक जीन के अंदर 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो दोनों के दोनों एलील या तो फादर से रिसीव करे या दोनों के दोनों एलील मदर से रिसीव करे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और सेग्रीगेशन में डिफरेंस ये है कि सेग्रीगेशन एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, the assortment of the alleles of the different traits during the gametes formation is totally independent of their original combination in the parents। ठीक है, वो जो है, अब ये जो असॉर्टमेंट है एलील्स की डिफरेंट ट्रेड्स के, जब गैमीट्स बनते हैं ना तो कम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स है वो सिर्फ एक एलील को रिसीव करता है। मीन फादर, एक फादर से और एक मदर से। इन अदर वर्ड्स ईच एलील ऑफ any one pair is free to combine with any allele from each of the remaining pair during the formation of the gametes। जिस वक्त gametes बनते हैं ना तो एक वो जो पेयर होता है ना वो अलाउ करता है कि वो किसी दूसरे भी पेयर से ज्वाइन कर जाए। ऐसे नहीं होता कि वो स्ट्रिक्टली बाउंड होता है कि वो उसी पेयर के साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज मेंडल थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, उसने अब इसमें कौन से ट्रेड्स लिए थे, उसमें पी प्लांट का कलर और उसका शेप लिया था। ठीक है, कलर पी प्लांट का येलो और ग्रीन। आपने देखोगे कुछ जो मटर के दाने होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ येलो येल्विश उनके शेड्स होते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल राउंड होते हैं और कुछ ओवल उनकी शेप्स होती हैं। ठीक है, इस पे इस क्रॉस में उससे ये दोनों ट्रेड्स जो है वो लिए थे। ठीक है, thus the yellow round parent has the genotype capital Y, capital Y, capital R, capital R। ये बात याद रखिएगा कि डोमिनेंट एलील जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। एंड द ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट में स्मॉल y एंड स्मॉल r ये एक रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, since each parent is homozygous for both characters, color and shape, each will produce only one type of the gametes। यानी इन दोनों में से ये दोनों जो हैं सिर्फ एक तरह के गैमीट जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कैपिटल Y, कैपिटल R parent will produce all। यानी अगर पेरेंट्स कैपिटल वाई और कैपिटल आर हैं तो ये सिर्फ वाई और आर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स ये इनसे दोनों कैपिटल वाई कभी भी जो ऑफ स्प्रिंग है वो रिसीव नहीं कर सकता, या दोनों कैपिटल आर कभी भी रिसीव नहीं कर सकता। वो या तो कैपिटल एक सिंगल एलील हमेशा रिसीव करेगा। ठीक है, इसी तरह से रिसेसिव करेक्टर अगर है तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर में से सिर्फ एक ही वाई और आर रिसीव कर सकता है, एक एलील रिसीव कर सकता है, दोनों के एलील कभी भी रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, इसका जब उसने क्रॉस किया तो ये आप देख सकते हैं उसने पेरेंटल जनरेशन ली येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। येलो राउंड को उसने कैपिटल वाई और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और ग्रीन रिंकल्ड को स्मॉल वाई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। जिस वक्त गैमीट्स बने और फर्स्ट जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास कैपिटल वाई आपको पता है कि एक एलील रिसीव कर सकता है। अब जब 2 कैपिटल वाई हैं तो उसमें से एक एलील रिसीव किया तो एक कैपिटल वाई, 2 कैपिटल आर हैं तो उसमें एक एलील रिसीव किया तो एक कैपिटल आर। इसी तरह से 2 स्मॉल वाई हैं तो एक स्मॉल वाई और 2 स्मॉल आर हैं तो एक स्मॉल आर उन्होंने रिसीव कर लिया। तो F1 जनरेशन जो हमारे पास आई वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर आई, F1 जनरेशन। ठीक है, P2 में हमेशा हम F1 का क्रॉस F1 के साथ ही करते हैं। जब हमने F1 का क्रॉस F1 के साथ किया तो रिज़ल्ट में हमारे पास
जो है वो वाई जो गैमीट्स बने वो चेकर बोर्ड की फॉर्म में बनाए गए और उसमें गैमीट्स के फॉर्म में रिज़ल्ट हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया। ये हमारे पास गैमीट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास चेकर बोर्ड है। अब हमने जब F2 जनरेशन निकालनी है तो इसमें हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 16 कॉलम्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। हम F1 का क्रॉस F1 के साथ ही करेंगे जो गैमीट्स हमारे पास आए थे। उसके रिज़ल्ट में जिस वक्त हमने येलो राउंड का क्रॉस तो F2 के जनरेशन में हमारे पास 9 करेक्टर्स जो हैं वो येलो राउंड के आए, 3 करेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन राउंड के आए, 3 करेक्टर्स जो हैं वो येलो राउंड के आए, राउंड येलो के आए या येलो राउंड के आए, ठीक है। और एक 1 करेक्टर जो है वो हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड का आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रेशो 9:3:3:1 बन गई जो जीनोटाइपिक रेशो है। और फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास 15:1 बनेगी। 15:1 क्यों बनेगी? क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट एलील रिसेसिव कर जाएगा। जहाँ पर एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट है वो दूसरे डोमिनेंट पे रिसेसिव हो जाएगा, तो वो चीज़ हम येलो राउंड कंसिडर करेंगे जो कि डोमिनेंट है। तो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर 15:1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। वेरिएशन की बात करते हैं। आपको पता है कि सारी की सारी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है और वेरिएशन चेंज को कहा जाता है, ठीक है। अब वो वेरिएशन के फैक्टर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन जिनकी वजह से होती है। जिस तरह से म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन परमानेंट चेंज टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जीन्स आर द क्रोमोसोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें परमानेंट चेंज म्यूटेशन कहलाती है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। मेन सोर्स ऑफ न्यू एलील इन अ पॉपुलेशन में अकर रैंडमली आर रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू एन एनवायरनमेंट स्टिमुलाई म्यूटेजन, ठीक है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका एक बहुत बिग वेरिएशन है और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जिस वक्त मियोसिस में प्रोफेज 1 होती है तो उसमें पैकेंटीन स्टेज में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। इस तरह से क्रोमोसोम जो हैं वो सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। उस क्रॉसिंग ओवर के रिज़ल्ट में जब न्यू क्रोमोसोम का कम्बिनेशन बनता है तो उस चीज़ को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इन दोनों क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रिज़ल्ट में भी वेरिएशन आती है। इसके अलावा ये जो 3 फैक्टर्स होते हैं इनके रिज़ल्ट में हमारे पास वेरिएशन है। इसके अलावा इन्वायरमेंट की कंडीशंस अगर डिफरेंट हों तो तब भी इंसान के अंदर के जीन्स में भी म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेरिएशन की वजह होती हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।